हो गया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं ललित सर एंड माय यूट्यूब चैनल इज प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 बताएंगे। पहले एक बार जो पढ़ा दिया उसके बारे में रिवाइज करा। देखिए बच्चों, हम आपको क्या क्या बता दिया है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ये लेक्चर नंबर 01 में देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में आप जो बच्चा नहीं पढ़े उसको देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 भी बता दिए थे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मेडिकल के लिए, आईटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए जो नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 2 में जाकर। आज जो बताएंगे हम वो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट पहुंचाएगा बच्चों, उसके बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फैक्टर इफेक्ट पहुंचाता है, 5 फैक्टर बच्चों इफेक्ट पहुंचाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट पहुंचाएगा, चलिए देख लीजिए। पहले हम आपको पहले बता देते हैं 5 फैक्टर, ये कौन कौन सा फैक्टर है एनसीईआरटी में। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में जान चुके हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर जो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना पीछे में। हाँ, दूसरा फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे सबको एक्सप्लेन करेंगे, बारीकी से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है वह सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर जो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और 5वां फैक्टर जो है वह कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट। ये चौथा फैक्टर जो हम आपको बताएंगे टेम्परेचर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से एक इक्वेशन मिलेगा आपको, अर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? अर्हेनियस इक्वेशन। चलिए बच्चों आप बारीकी से देखते हैं फर्स्ट के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे निर्भर करता है। हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा। हाँ देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत आसान है, बहुत आसान है। बच्चों आप लोग तो पढ़े हैं रेट के बारे में, पढ़े हैं ना। R बराबर क्या होता है? K इंटू ए के पावर n होता है जी। यानी इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी हम एक लाइन में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज। कंसंट्रेशन बच्चों अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। किसी बच्चा को दिक्कत है? नहीं। उसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन ये कब होगा रेट ऑफ रिएक्शन? जनरली इंक्रीज करेगा, जनरली लिखेंगे, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग concentration of reactant, by increasing concentration of reactant, by increasing concentration of reactant। बच्चों जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या ये भारी है? बहुत ही आसान है। इसके बारे में और डिटेल पढ़िएगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पर आगे चलकर और डिटेल पढ़िएगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? दिक्कत है जी? नहीं। चलिए नहीं दिक्कत है तो उसके बारे में पॉइंट नंबर 2 अब एक्सप्लेन करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मिटा रहा हूं बाबू, देखिए इधर। चल देखिए इधर, देखिए पॉइंट नंबर 2 कौन सा हुआ? नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। अब एक बच्चा बताया सर नेचर पे कैसे निर्भर करता रिएक्टेंट, हम बताएंगे, लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं उसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट यानी आप तो फेज तो जाने होंगे ना, फेज नहीं जानते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो हम लेते हैं यहाँ पे गैस एक फेज, दूसरा फेज लेते हैं लिक्विड और तीसरा फेज लेते हैं कौन सा, सॉलिड। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम वर्णन करेंगे तो गैस है, गैस के पार्टिकल्स रेंडमली मूव करेगा, मान लेती है गैस के पार्टिकल्स हो गया, ओके, रेंडमली मूव कर रहा, ठीक है, हम इसको मान लिए ए, ओके, एक का मान लिए ए और दूसरे का मान लिए बी, एक को सोनू दूसरा को मोनू। तो देखिए हम मोनू भाई साहब को देखते हैं, ये सर क्या हुआ है, कौन सोनू है कौन मोनू है, अरे ऐसे बोलता हूँ। देखिए अगर ये इसको मान लिए बी, भाई अगर ये गैस मॉलिक्यूल है तो रेंडमली मूव करेगा, कैसा मूव करेगा जी, रेंडमली मोशन को, रैंडम मोशन को शो करेगा, रैंडम मोशन। अगर रैंडम मोशन शो करेगा तो आपस में सब टकराएगा, जो हमसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, तो आपस में टकराएगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, टकराने की रेट भी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, बस जल्दी जल्दी टकराएगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा गैस का। उसके बाद में गैस से तो पार्टिकल्स लिक्विड का थोड़ा कम मूव करता है, कम मूवमेंट शो करता है, तो उससे कम होगा लिक्विड का और सबसे कम होगा सॉलिड का। कैसे सॉलिड का, उसके बाद हम देखिए, हम सॉलिड के पार्टिकल्स ले लिए ए, फिर यहाँ पे सोनू मोनू गीता सीता, सर अब गीता सीता कौन है सर, देखिए मान लिए कुछ भी मान ले, मानने के लिए तो समझदार है आप लोग। इसका पार्टिकल सॉलिड है ना, तो सॉलिड का पार्टिकल्स कभी कभी आपस में टकराएगा, क्यों, क्लोजली पैक्ड होता, कभी कभी टकराएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होगा। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैस का होगा, तब किसका होगा, लिक्विड का होगा, तब किसका होगा, सॉलिड का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। इसी नेचर में दूसरा नेचर हम बताएंगे होमोजीनियस रिएक्टेंट, होमोजीनियस रिएक्टेंट, और एक टर्म आपको मिलेगा बच्चों एनसीईआरटी में, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। देखिए बुआ इधर ध्यान दीजिए आप, होमोजीनियस का मतलब होता एक समान, जैसे में गैस को ही मिलाएंगे, लिक्विड में लिक्विड को ही मिलाएंगे, सॉलिड में सॉलिड को ही मिलाएंगे। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे, हेट्रोजीनियस। तो मान लिया होमोजीनियस में, हम होमोजीनियस में लिए गैस को गैस में मिलाते हैं, तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा कोलिजन होगा, तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सबसे ज्यादा, होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से। किसी बच्चों को दिक्कत है क्या, नहीं। पॉइंट नंबर थर्ड बताएंगे, देखिए इसी का सी पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का पॉइंट नंबर थर्ड बताएंगे, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर के बारे में देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कैसे सर, यानी आप जानते हैं ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता, बढ़ेगा। भाई जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा टाइम के साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसका, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जब ये रेट ऑफ रिएक्शन ये घटेगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप केमिकल नेचर के बारे में लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट घटेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी बच्चा को दिक्कत है क्या, दिक्कत है बच्चों। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, पहला फिजिकल स्टेट ऑफ द नेचर, उसमें फेज पर है गैस लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन गैस का होता है, तब लिक्विड का होता है, तब सॉलिड का होता है। उसके बाद देखे होमोजीनियस रिएक्टेंट, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या पर है, केमिकल नेचर के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट टाइम के साथ जब ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी बच्चा को दिक्कत है, नहीं। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, सरफेस एरिया, बड़ा मजा आएगा,
मजा आएगा क्वेश्चन समझने में। चलिए आप लोग घर पे बुआ, घर पे क्वेश्चन बनाइए। ओके, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए। देखिए पहले कौन सा बच्चों, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एरिया आप दे दीजिएगा। क्या सरफेस, सरफेस एरिया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत आप लोग समझदार है, समझदार। देखिए सरफेस एरिया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। कब सर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? जब सरफेस एरिया इंक्रीज करे। अगर बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। जैसे में एग्जांपल में देखिए, हम एक बहुत खूबसूरत सा एक कप बनाते हैं, हम रखेंगे कप, आप लोग नहीं लेकर भाग जाइएगा। देखिए कप बनाए, वह फिगर बहुत मस्त बनाते हैं, देखिए इधर। ओके, और कप को पकड़ने के लिए हम थोड़ा सा एक डंटी लगा दिए। ओके, और इसमें हम क्या ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए। ओके, समझने के लिए एक लड़का बोला क्या सर हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज करेंगे। ठीक है भाई, वाटर यूज कर लो। एक लड़का बोलता है क्या, या लड़का कोई बच्चों स्टूडेंट बोला सर हम बच्चे हैं, हम तो पानी नहीं पिएंगे, हम दूध पिएंगे जी। हाँ कोई बात नहीं, एक लड़का मिल्क ले लिया। अरे बेचारा ये मीठा तो नहीं लगता, तो मीठा नहीं लगता, उसको क्या हम सुक्रोज को डाल दिए उसमें, यानी शुगर को डाल दिए, शुगर ये इसमें डाल दिए। देखिए ये शुगर का जो टुकड़ा जो इसमें डाले, चम्मच से हिलाए तो देर लगता है घुलने में, देर लगता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगता है, तब वो जाकर उसमें घुलता है। तो हम क्या किए, दूसरा दिन जब हम दूध पी रहे थे या पानी पी रहे थे, उसमें चीनी मिलाया, उस दिन क्या किए, उस शुगर के जो सॉलिड लिए थे ना, उसको हम क्या किए, सॉलिड को पाउडर बना दिए, छोटा 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 क्रश करके पाउडर बना दिए। पाउडर बनाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया जब ये बढ़ेगा तो घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह शुगर पाउडर वाला शुगर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बच्चों, किससे, शुगर वाला सॉलिड, शुगर जो है शुगर सॉलिड से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी जब ये सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जब सरफेस के एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या कप ले लिए, उसमें हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर चाहे मिल्क कुछ भी ले लिए, उसमें चीनी डाल दिए, पहले सॉलिड वाला फिर क्रश करके पाउडर वाला, तो हम देखे कि रेट ऑफ रिएक्शन शुगर पाउडर का ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू शुगर सॉलिड से। किसी बच्चा को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत, इतना छापिए तो जल्दी। चलिए हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखिए, थ्योरी है बाबू, थ्योरी है, बड़ा मजा आएगा, थ्योरी बड़ा मजा आएगा समझने में थ्योरी को। चलिए पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर कैसे फैक्टर था बच्चों? देखा गया जनरली टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली एक लाइन लिख देंगे, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जब क्या देखें आप, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट बताए थे। कौन सा साइंटिस्ट? उस साइंटिस्ट का नाम है अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट। अर्हेनियस सर बोले थे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तब अर्हेनियस सर ने एक इक्वेशन दे दिए, अर्हेनियस सर अपना एक इक्वेशन दिए। ये इक्वेशन क्या था, K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA अब बट्टा RT। ये अर्हेनियस का इक्वेशन था, जो अर्हेनियस सर इक्वेशन दिए थे। यहाँ पे बच्चों K क्या होता, K होता रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे A क्या होता, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और यहाँ पे EA क्या होता, एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पे आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। और ई क्या होता है, लॉगरिथम। किसी बच्चा को दिक्कत है क्या, नहीं। और जब टेम्परेचर बढ़ा तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सबसे पहले एक साइंटिस्ट बताए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था अर्हिनियस। उन्होंने अपना एक इक्वेशन दे दिया, के बराबर ए ई के पावर माइनस ए बट्टा आर टी। यहाँ पे के क्या था, रेट का कांस्टेंट था। ये क्या था बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर था। ये क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी था। आर क्या था, गैस कांस्टेंट था। टी क्या था, टेम्परेचर। इस इक्वेशन का नाम दे दिया उन्होंने अपने नाम पे अर्हिनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन इसका नाम दे दिया, अर्हिनियस इक्वेशन। अर्हिनियस इक्वेशन। इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, आगे चल के प्रूव करेंगे ये फॉर्मूला आया कहां से। अभी हम आपको छोटा सा टेलर बता रहा हूं कि वो ये होता ये होता ये होता। आगे चल के हम अर्हिनियस इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पॉइंट नंबर 5, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंट था, स्टार लगाए हुए थे ये टेम्परेचर वाला। कंसंट्रेशन टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग लिखिए कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट के बारे में, चलिए बच्चों इधर आप ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 5 है कौन सा, कैटलिस्ट। ये क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रभाव पहुंचाता है बच्चों, जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। कब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए। ये मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी कैटलिस्ट का एक्चुअली परिभाषा डिफिनीशन क्या होता है, देखिए, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय decreasing activation energy, by decreasing activation energy। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन, सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम देते हैं। आगे चल के एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल बताओ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का कहने का मतलब है, मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है आर, ओके, आज हमको बनाना क्या, प्रोडक्ट। तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बीच में आता है एनर्जी का बैरियर, इसको बोलते हैं एनर्जी का बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, बैरियर। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी बैरियर को पास करने के लिए जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना देना पड़ेगा उसी को बोलते हैं हम क्या चीज, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये बैरियर को पास करने के लिए, बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब भी अगर हम इसमें कैटलिस्ट लगा दिए, कैटलिस्ट जब ये लगाए तो कैटलिस्ट का मेन काम हुआ उस बैरियर को छोटा कर देना। लो रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो ये क्या करेगा, वे बैरियर को ही छोटा कर देगा, बैरियर ही छोटा कर दिया तो वह तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जल्दी ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, जल्दी ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। क्यों कैटलिस्ट लगा दिया, कैटलिस्ट का काम ही हुआ कि बैरियर को छोटा कर दिया, बैरियर को पास कर थोड़ा सा एनर्जी तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या लिखेंगे, इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज एक्स्ट्रा, बार बार बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी given to the reactant molecule, given to the reactant molecule, so that they can energy barrier
एनर्जी barrier to undergo in chemical reaction, to undergo in chemical reaction is called activation energy। ये बोर्ड वाले बच्चों को 2 नंबर में बोर्ड में पूछ देता है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो डिफिनीशन लिखिएगा, उसको ग्राफ बना के दिखा दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बैरियर को पास करने के लिए जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा इन ए केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैम एनर्जी बैरियर टू अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी बैरियर को पास करने के लिए जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तब उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी आपको ये कैटलिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिए, यानी हम आपको एक एक्सप्लेन करते शुरू से। फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में 5 फैक्टर पढ़े। सबसे फर्स्ट फैक्टर आपको बताए कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पर कैसे इफेक्ट करता था कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2 बताए कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहला फिजिकल स्टेट गैस का सबसे ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तब लिक्विड का तब सॉलिड का। उसके बाद होमोजीनियस रिएक्टेंट, हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन होमोजीनियस का ज्यादा होता था। उसके बाद केमिकल नेचर में बताई थी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तब बताया टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। उसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, अर्नियस नाम के साइंटिस्ट ने। अर्नियस ने अपने नाम पे एक इक्वेशन दे दिए, तो आर बराबर के बराबर क्या आ गया, ए ई के पावर में से बट्टा आर टी, अर्नियस का इक्वेशन था। उसके बाद कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट क्या इफेक्ट पहुंचाया कि जब वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन बनाते रहिए और थ्योरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तब और एक्सप्लेन होगा और मतलब समझ में पूरा आएगा। और ये वीडियो उस दोस्त के लिए, उस दोस्त को शेयर करो जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते, उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे को भलाई भी हो सके। कोशिश कीजिए कि एक दोस्त 5, 7, 8, 10 बच्चों को शेयर कीजिए, इससे हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट, मेहनत करते रहिए।